टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की मल्टीपल टाइप्स हैं। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, इसी तरह से सर्वर मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। तो डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। आज जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो अ स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस। अब ये जो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आप कह लें कि डेस्कटॉप कंप्यूटर या नोटबुक कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस जो भी, मतलब अब आप जिस डिवाइस पे भी इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, ये उस पे अकेला और कंप्लीटली रन होता है। मतलब ये कि इसको ऑपरेट करने के लिए, रन होने के लिए दूसरे जो किसी सॉफ्टवेयर या हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है, सम स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कॉल्ड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, ये जो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आल्सो वर्क इन कंजक्शन विद अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये कि जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे अभी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं आपको ज़रा रेफरेंस दे देता हूँ कि क्या होता है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर्स को रन करता है या जो सर्वर्स पे रन होता है। तो मतलब कि जो सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, क्लास होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है ये वर्क कर सकता है। ठीक है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ऑपरेट विद और विदाउट अ नेटवर्क। ठीक है, विद और विदाउट नेटवर्क का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, कि ये अकेला जो है वो काम कर सकता है विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प। मतलब इसको किसी दूसरे टूल या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी नेटवर्क से या किसी सर्वर से कोई इसको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये विदाउट नेटवर्क भी चल जाता है। यही वजह है कि आपके सिस्टम में ये जो हम जैसे विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो ये स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपके सिस्टम में कंप्यूटर में अगर इंटरनेट ना भी हो, तो आपका जो ये सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये प्रॉपर वर्क कर रहा होता है। फिर उसके बाद है जी अदर स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़। जो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनमें नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ होती हैं, मतलब कि वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और वो जो नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट होते हैं, उससे क्या होता है कि आप चाहे घर पे हैं या आप किसी कंपनी ऑफिस में हैं, तो आप जो भी अपना वहाँ पे नेटवर्क सेटअप है, वो एक स्मॉल नेटवर्क जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसकी कुछ टाइप्स हैं स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे विंडोज़ हो गई, इसी तरह से मैक है, इसी तरह से यूनिक्स है, लिनक्स है। इसी तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। जैसे CLI है, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब आप इसको, बल्कि CLI की जो एग्जांपल है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, और वो है डॉस। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम की ही एक एग्जांपल है। तो ये हमारे पास स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में आपको यही पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में अकेला जो है वो काम करता है, या ये कह लें कि ये कंप्लीट सिस्टम होता है, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, जो कि जिस डिवाइस में आप इसको इंस्टॉल करेंगे, जिसमें इसको सेव करेंगे, ये उसमें जो है वो प्रॉपरली वर्क कर सकता है। यहाँ पे विंडोज़ के साथ 7 लिखा हुआ है, बेसिकली एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है विंडोज़ 7। इसके अलावा हम जनरली बात करेंगे कि विंडोज़ इसकी एग्जांपल है, तो विंडोज़ 7 उसका बेसिकली एक वर्जन है, जैसे ये आपको यहाँ पे विंडोज़ 7 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनकी टाइप्स क्या हैं।
तो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप्स हैं, सबसे पहले है डॉस। डॉस बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेफर्स टू सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, रेफर्स टू सेवरल सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब ये जो डॉस है, ये आपको पता होना चाहिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक मल्टी यूजर होता है जिसमें एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स जो है वो कनेक्ट लॉग इन हो सकते हैं, लेकिन ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया 1980s में फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जैसे हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, उसमें यूज़ करने के लिए जो है वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बनाया गया था। टू मोर वाइडली यूज्ड वर्जन वर पीसी डॉस एंड एमएस डॉस। ये 2 वर्जन इसके बने थे, ठीक है? जैसे मॉडल्स होते हैं, ये 2 इसके आप कह लें वर्जन्स, तो वो एक था पीसी डॉस और एक एमएस डॉस। 2 इसके आए थे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए थे। माइक्रोसॉफ्ट आप कंपनी को जानते हैं, ठीक है? ये विंडोज़ वगैरह हर चीज़ उन्हीं की है। ये तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसका पहला वर्जन था पीसी डॉस और उसके बाद एमएस डॉस। और ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, बेसिकली ये कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो यूज़ करते थे। कमांड लाइन इंटरफेस, ये आपको यहाँ पे नीचे जो है वो एक डायग्राम नज़र आ रही है। ये और ये जो डायग्राम है, ये बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस, अगर आप ये देखें तो आपको यहाँ पे ये डिफरेंट जो है वो कमांड्स नज़र आएँगी। लाइन्स में जो ये आपको लिखा हुआ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये जो कमांड्स हैं, कमांड्स बेसिकली यूज़र जो है वो एंटर करता था। कोई भी वर्किंग करनी है, कोई भी काम करना है, तो यूज़र ने उसकी कमांड एंटर करना होती थी। तो कमांड लाइन इंटरफ़ेस जो है, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से था। एक ब्लैक स्क्रीन थी, उसके ऊपर आपको इस तरह से कुछ कमांड्स, कुछ नंबर्स, कुछ डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स आपको लिखे हुए नज़र आते थे, ठीक है? तो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस तरह से काम करता था। और एंड पे एक बात लिखी हुई है, एंड एडिड अ मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस इन अ लेटर वर्जन जो बाद में इसके वर्जन्स आए, उसमें मेन्यूज़ ऐड हो गए थे। मेन्यूज़ वो जो जैसे आजकल आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो आपको उसमें डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आती हैं, डिफरेंट मेन्यूज़ नज़र जो है वो यूज़ करने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो इसमें भी वे में जो है वो आप कह सकते हैं कि मेन्यूज़ वगैरह ऐड किए गए थे, लेकिन वो बाद में जो कोई इसमें अपडेट्स आई थी, उसमें ये चीज़ें ऐड की गई थी। तो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है विंडोज़। अब हम डिस्कस करते हैं कि विंडोज़ क्या होती है। विंडोज़ भी बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? और वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली डिज़ाइन किया गया, डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही। ये कंपनी जिसने इसको विंडोज़ को लॉन्च किया, वो माइक्रोसॉफ्ट ही थी। इसीलिए इसको एमएस इसके जहाँ पे भी आप विंडोज़ देखेंगे, उसके साथ एमएस का शॉर्टकट जो है वो शॉर्ट एब्रिविएशन जो है वो आपको नज़र आएगी। अब ये जो विंडोज़ है, बेसिकली ये जीयूआई थी। जीयूआई स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि इसमें जितना भी आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, वो सारे का सारा जो है वो ग्राफिकल है, ठीक है? अब जैसे आपको यहाँ पे ये राइट साइड पे नज़र आ रही है डायग्राम, तो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें सारा ग्राफिकल है। आपको ऑप्शंस, मेन्यूज़, बटन्स वगैरह जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मतलब सारा कुछ जो है वो विजुअल फॉर्म में, मतलब कि इमेजेस, आइकॉन की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। तो विंडोज़ ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला था। तो अब वो कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आल्सो रेफर्ड टू एज़ विंडोज़ और विन इज़ अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ग्राफिकल का मतलब है कि इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डॉस था, और डॉस में आपने पिछली स्लाइड में देखा कि वो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पे कुछ नंबर्स जो हैं वो चल रहे होते थे। फिर इसमें इसका एडवांटेज क्या हुआ, इट इट प्रोवाइड्स अ वे टू स्टोर फाइल्स, फाइल्स को स्टोर करने का, टू रन सॉफ्टवेयर, टू प्ले गेम्स, ठीक है, टू वॉच वीडियोज़,
ठीक है? आप फाइल्स को स्टोर करना है, सॉफ्टवेयर को इसके ऊपर रन करना है, गेम्स खेलनी है, वीडियोज़ देखनी है या आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कोई भी काम करना है आपने वो आपने विज़ुअली करना है। मतलब क्या है कि आपके पास सामने स्क्रीन पे नंबर्स, ये इमेजेस, आइकॉन्स, बटन्स नज़र आ रहे हैं, आपने जस्ट उनके ऊपर क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड विद वर्ज़न 1.0। सबसे पहले 1.0 जो है वो लॉन्च हुई नवंबर 10, 1983 में, ठीक है? नवंबर 10, 1983 में विंडोज़ 1 जो है वो लॉन्च की गई। उसके बाद इसके जो है वर्ज़न्स वो आते रहे, मतलब फिर विंडोज़ 95 भी आई, 98 भी आई, विंडोज़ एक्सपी का भी आपने नाम सुना होगा, विंडोज़ विस्टा 7, इस तरह से फिर विंडोज़ 8, 8.1 और करंटली जो वर्ज़न चल रहा है, वो विंडोज़ 10 जो है वो आजकल यूज़ हो रही है। जो लेटेस्ट आपका आप कह लें कि इसका वर्ज़न है, वो विंडोज़ 10 जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो विंडोज़ 10 भी बाकी विंडोज़ की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ जो है वो एडिशनल फीचर्स हैं। वो एडिशनल फीचर्स अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इससे पिछली विंडोज़ या ओवरऑल अभी तक नहीं थे। तो सबसे पहले तो ये है कि क्या चीज़ थी, एक तो है स्टार्ट मेन्यू। इससे पहले विंडोज़ 8 जब आई थी, तो विंडोज़ 8 में स्टार्ट मेन्यू जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, बल्कि डायरेक्ट जो है वो आप कह लें कि डेस्कटॉप और होम स्क्रीन जो है वो नज़र आती थी। स्टार्ट मेन्यू अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि स्टार्ट मेन्यू किस तरह से विंडोज़ में होता है, तो आप ये स्क्रीन देखें। इसमें आपको जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें, तो आपको ये जो एक विंडोज़ का बटन नज़र आ रहा है इस पॉइंट पे, ये बेसिकली आप कह लें कि ये स्टार्ट बटन है, ठीक है? ये स्टार्ट का बटन है, तो पहले ये स्टार्ट वाला बटन इस तरह से जो इसका इंटरफ़ेस है वो नहीं था, विंडोज़ 8 में थोड़ा-सा डिफरेंट था। फिर उसके बाद विंडोज़ 8 के बाद जो है वो फिर जो अभी वर्ज़न आया, इसमें इन्होंने स्टार्ट मेन्यू को जो है वो इंक्लूड किया और स्टार्ट मेन्यू में जो सारी ऑप्शंस होती हैं, वो हमारे पास दोबारा से अवेलेबल हो गई। फिर माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट हैज़ केप्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर बट आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द न्यू माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र फॉर विंडोज़ 10 यूज़र्स एंड रिकमेंडेड यूजिंग इट डिफ़ॉल्ट। अब वो क्या कहता है कि विंडोज़ 10 में एक वेब ब्राउज़र, अगर आपने देखा हो इससे पहले विंडोज़ में, तो एक वेब ब्राउज़र आपको नज़र आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से। वो ब्लू कलर का एक ई बना होता है। लेकिन यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, इसको उन्होंने इसमें से ख़त्म कर दिया और उसकी जगह एक नया वेब ब्राउज़र जो है, वो लॉन्च किया जिसका नाम रखा माइक्रोसॉफ्ट एज। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज था, इसमें उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड किए, जिससे जो है वो इंटरनेट का जो इस्तेमाल है, यूसेज है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती थी। और इसको उन्होंने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रखा। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का मतलब क्या है कि जब आप विंडोज़ 10 करते हैं, तो उसमें जब भी आप इंटरनेट यूज़ करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली जो है वो यही माइक्रोसॉफ्ट एज ही ओपन होता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप कोई और वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम है, ये मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स है, कुछ इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। फिर है जी, नेक्स्ट क्या है? कॉर्टाना, ठीक है? कॉर्टाना जो है, ये कॉर्टना भी इसको बोला जाता है। ये बेसिकली एक असिस्टेंट है, वॉइस असिस्टेंट। ये इसी तरह से ही काम करता है जैसे एक पर्सनल असिस्टेंट कोई होता है। इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि आप इसको कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बोल के दे सकते हैं। मतलब आप इसको बोल के कमांड दे सकते हैं कि लाइक प्ले म्यूज़िक, ठीक है? या ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपन गूगल क्रोम, ठीक है, ओपन व्हाट्सएप, जो भी आप इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ये उसको जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको काम करके दिखाएगी, ठीक है। इसी तरह से एक नई चीज़ इसमें ऐड की गई इसके अलावा, और वो थी एक्शन सेंटर। अब एक्शन सेंटर क्या है? अ पॉप आउट विंडो with notification for Windows and software on the computer and quick access to several feature like Bluetooth और tablet। मतलब इसमें ना एक नया आप कह लें कि एक बार या एक नई ऑप्शन ऐड की गई जिसको कहा जाता है एक्शन सेंटर।
अगर मैं आपको ये दिखाऊँ कि एक्शन सेंटर जो है, ये कहाँ पे लॉन्च ये दिखाया गया है, तो अगर आप देखें, तो ये जो आपका इंटरफ़ेस है, ये यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है, ये आपके डेस्कटॉप की राइट बॉटम पे एक बटन होता है, एक्शन बार। इस पे आप क्लिक करेंगे, तो एक इस तरह से लिस्ट ओपन होती है, जिसमें सारी की सारी जो है, वो आप कह लें कि नोटिफ़िकेशन भी आ रहे होते हैं और कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं डिफरेंट किस्म के, जो कि आप इसमें विंडोज़ 10 में यूज़ कर सकते हैं और जो कि आपको अपनी वर्किंग को स्पीड अप करने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे विंडोज़ 10 के, इसके अलावा और भी फीचर्स हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो इसमें न्यू ऐड किए गए थे। नेक्स्ट है जी मैक ओएस। मैक जो है मैकिन्टॉश बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको शॉर्ट फॉर्म जो है इसके लिए वो मैक यूज़ की जाती है। मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब क्या है कि ये भी जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है? जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये जो मैक है ये डिज़ाइन डेवलप किया गया था एप्पल की तरफ से। एप्पल जो आप कह लें कि कोऑपरेशन है उनकी तरफ से, उसमें ये था कि ये एप्पल की जितनी भी डिवाइसेज़ थी, चाहे वो लैपटॉप्स हैं या टैब्स हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो वहाँ पे जो है वो उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक है। जैसे मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सैमसंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एंड्रॉयड है, लेकिन इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैक होता है। इट इज़ द प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एप्पल्स मैक कंप्यूटर। जो एप्पल मैक कंप्यूटर्स हैं, मतलब जो एप्पल के लैपटॉप्स हैं, वो उसमें बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक ही होता है। तो ये यहाँ पे आपको जो है ये मैक जो है उसका इंटरफ़ेस नज़र आ रहा है, ठीक है? मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अगर जब आप यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप में आपके वो होता है तो आप देखें तो आपको वो इस तरह से नज़र आता है। तो ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें बाकी फ़ीचर सारे इसमें वही है, उसी तरह से डेस्कटॉप है, ठीक है? इसको आप अपने होम कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद एक चीज़ ये लिखी हुई है कि इट इज़ सेकंड मोस्ट वाइडली यूज्ड डेस्कटॉप ओएस। ठीक है? सेकंड मोस्ट सबसे ज़्यादा कौन-सा यूज़ होता है? तो वो डेफ़िनेटली विंडोज़ है, ठीक है? आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, विंडोज़ के बाद जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो मैक। नेक्स्ट है जी यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अब कम यूज़ होता है, मतलब कि पहले भी ये यूज़ जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में होता था, लेकिन अब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में इतना यूज़ नहीं होता। अब मोस्टली ये सर्वर कंप्यूटर्स में ही यूज़ होता है। तो यूनिक्स ट्रेड मार्केट मार्क एज़ यूनिक्स। जब भी आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे जहाँ पे वहाँ पे आपको इस तरह का इसका नेम जो है वो नज़र आएगा। इज़ अ फैमिली ऑफ मल्टीटास्किंग, ठीक है? यहाँ से ये पता चला कि एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र, ठीक है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ये कि ये इसमें आप एक से ज़्यादा टास्क एक टाइम में परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अभी यहाँ मल्टीटास्किंग का ये मतलब है। अब आप अगर यहाँ पे देखें, तो आप इसमें देखें एक विंडो ये ओपन हुई है, ठीक है? इसी तरह से एक विंडो इसके पीछे ओपन हुई है। तो इसका मतलब है कि 2 काम एट अ टाइम जो है वो इसमें आप कर रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग है। सिंगल टास्किंग में क्या होता है कि एट अ टाइम एक ही टास्क परफ़ॉर्म हो सकता है। इसी तरह से इस ये मल्टी यूज़र है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो लॉगिन हो सकते हैं। तो ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ड्राइव फ्रॉम द ओरिजिनल एटी&टी यूनिक्स। ये एक कंपनी है एटी&टी, ठीक है? इन्होंने एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया था 1970 में, ठीक है? 1970 ये यहाँ पे मेंशन है, 1970 में इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये लॉन्च किया था यूनिक्स। तो उसी यूनिक्स को जो उन्होंने लॉन्च किया था, बेस बनाते हुए जो करंटली हमें यूनिक्स नज़र आ रही है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बनाया गया है और वो जो करंटली हम देख रहे हैं, वो तो एडवांस लेवल का है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अब इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हैं। और ये जो बनाया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बेल लैब्स में जो है, ये बेसिकली एक रिसर्च सेंटर था, रिसर्च एरिया था, यानी कि एक समझ लें लेबॉरेटरी थी जहाँ पे साइंटिस्ट रिसर्च करते थे, तो वहाँ पे उन्होंने इसको वहाँ पे इन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था और ये बनाया किन्होंने था? केन थॉम्पसन
और डेनिस रिची, ये 2 आप कह रहे हैं कि साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। और ये जो सी लैंग्वेज है जो हम पढ़ते हैं वो भी ये डेनिस रिची जो है प्रोग्रामिंग जो है ये भी इसी ने ही आप कह लें कि क्रिएट की थी, इन्होंने ही बनाई थी। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था यूनिक्स का। ये राइट साइड पे आपको यूनिक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका इंटरफेस नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है जी लिनक्स। लिनक्स जो है ये भी उसी तरह से ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसा कि आप कह लें कि यूनिक्स है, लेकिन ये थोड़ा-सा इसका डिफरेंस क्या है कि लिनक्स इज़ अ फैमिली ऑफ ओपन सोर्स, ठीक है? ये भी मैं आपको बताता हूँ ओपन सोर्स क्या होता है। यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि पहली बात तो ये कि ये यूनिक्स की तरह का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स जो एक चीज़ है, इसका थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट जो है, वो हमें होना चाहिए कि ओपन सोर्स क्या होता है। तो ओपन सोर्स के बारे में मैं बता दूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर लाज़मी नहीं कि ये लिनक्स की ही बात हो रही है, ये को या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर वो सॉफ्टवेयर इस तरह का है कि उसका एक तो हमें सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए अवेलेबल है, दूसरे नंबर पे उसका जो कोड है, सोर्स कोड कि जिस तरह से वो सॉफ्टवेयर बना है जैसे आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ पढ़ते हैं, विजुअल बेसिक पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, या कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उसका एक कोड होता है। तो उस कोड से एक सॉफ्टवेयर बनता है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है, वो भी हमें अवेलेबल है लिनक्स का, और उसका कोड भी अवेलेबल है। अगर हम चाहें, तो उसके कोड को यूज़ करते हुए अपनी मर्ज़ी से जो है वो हम उसको अमेंड करके, चेंज करके तो अपने लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे मेंशन है कि जी ये यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल फर्स्ट रिलीज़्ड ऑन सितंबर 1991, ठीक है? 1991 में जो है ये जो है रिलीज़ किया गया था, और रिलीज़ किसने किया था? लाइनस टोरवाल्ड्स, ठीक है? ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको क्रिएट किया था। लिनक्स इज़ टिपिकली पैकेज्ड इन अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बेसिकली एक पैकेज की फॉर्म में पैकेज होता है, जैसे कलेक्शन ऑफ आप कह रहे हैं सॉफ्टवेयर या कलेक्शन ऑफ टूल्स की फॉर्म में जो है वो हमें अवेलेबल होता है, ठीक है? बहरहाल ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था लिनक्स का। ये आपको यहाँ पे राइट साइड पे जो है वो इसका एक इंटरफेस का एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है। लाज़मी नहीं कि ये सारे आप जितने भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखें वो इसी तरह के ही होंगे। थोड़ी-सी इसमें चेंजिंग भी हो सकती है, थोड़ा डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्रोम ओएस। क्रोम ओएस जो है ये रिसेंटली जो है इस एक आप कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है। इसमें क्या है कि क्रोम ओएस समटाइम्स स्टाइल्ड एज़ क्रोम ओएस, मतलब क्रोम ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको समटाइम इस तरह से भी लिखा जाता है। वो कहता है जी इज़ जेनेटो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन्ड बाय गूगल। तो इसमें आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये जो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये गूगल ने डिज़ाइन किया है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फ्री सॉफ्टवेयर क्रोमियम ओएस, ठीक है? एक सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है क्रोमियम ओएस। ये वहाँ से ड्राइव किया गया है, मतलब वहाँ से इसको उसके अंदर से क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ड्राइव किया गया है, एंड यूजेस द गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र एज़ इट्स प्रिंसिपल यूज़र इंटरफेस। और इसका जो इंटरफेस है मतलब यूज़र इंटरफेस ऐसा है जैसा कि गूगल क्रोम का। गूगल क्रोम मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल्स में भी, लैपटॉप्स में भी। तो जिस तरह का गूगल क्रोम का आउटलुक आपको नज़र आती है, इंटरफेस नज़र आता है, इसका भी बेसिकली इंटरफेस जो है वो उसी तरह का ही है। मतलब मेन इसका जो इंटरफेस है वो गूगल क्रोम की तरह का है, ठीक है? इसके बाद जिसके बारे में लिखा हुआ है होएवर क्रोम ओएस इज़ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। लेकिन बेसिकली क्रोम तो एक वेब ब्राउज़र है, लेकिन जो क्रोम ओएस है ये एक इंडिपेंडेंट जो है वो सॉफ्टवेयर है। गूगल अनाउंस्ड द प्रोजेक्ट इन जुलाई 2009
मतलब ये प्रोजेक्ट जो है ये 2009 जुलाई में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, कंसीविंग इट एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच बोथ एप्लीकेशन एंड यूजर डाटा रिसाइड इन द क्लाउड। मतलब इसका अगर मैं आपको बताऊं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप यूट्यूब ओपन करते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं तो यूट्यूब ओपन हो जाती है, उसमें आप वीडियोस चलाएं, जो मर्जी वो प्ले करें, आपका वो नॉर्मली रन होता है। ये भी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना, बल्कि इंटरनेट से जो है वो आपने इसको यूज़ करना है। और यहाँ पे जैसे ये मेंशन है कि इसका जो सारे का सारा आप कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कहाँ स्टोर होता है? क्लाउड में, ठीक है? डाटा तो हम क्लाउड में स्टोर करते ही हैं, इंटरनेट पे सेव करते हैं, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्लाउड में ही स्टोर होता है और वहीं से जो है वो ये लोड होता है, ठीक है? फिर इसके बाद कहता है जी हैंस Chrome OS प्राइमरली रन्स वेब एप्लीकेशन, ठीक है? मतलब ये कि अगर ये क्लाउड पे चलता है, तो इसका मतलब है कि ये जो क्रोम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वेब एप्लीकेशंस जो है इनको रन करता है सिर्फ़, ठीक है? वेब एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जो वेबसाइट्स के बगैर नहीं चल सकते। तो जो आपका क्रोम है, ये भी विदाउट इंटरनेट नेटवर्क जो है ये नहीं चल सकता। जैसे विंडोज़ के केस में मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ जो है ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विद और विदाउट नेटवर्क रन हो जाता है, वर्क कर सकता है, लेकिन क्रोम जो है ये विदाउट नेटवर्क नहीं चलेगा। सोर्स कोड एंड अ पब्लिक डेमो केम दैट नवंबर, देखें जुलाई 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्सेप्ट कि हम ये करने वाले हैं। तो इसका बेसिक जो डेमो है वो नवंबर में जो है वो लॉन्च किया गया टेस्ट के लिए। और फिर द फर्स्ट क्रोम ओएस लैपटॉप नाउन एज क्रोमबुक अराइव्ड इन मई 2011। और मई 2011, 2 साल बाद एक ऐसा लैपटॉप मार्केट में आना शुरू हो गया जो कि क्रोम बेस्ड था। मतलब ये कि जिसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रोम था और उसको कहा जाता है क्रोम बुक, ठीक है? जैसे हम आजकल ये डिफरेंट लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, डेल के, एचपी के, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडोज़ 10 हो सकती है, विंडोज़ 8, 8.1 होती है। लेकिन ये जो क्रोम बुक है, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रोम ओएस है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन का मतलब क्या है कि जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। इसमें हमने डॉस को डिस्कस किया जो शुरू में आया, फिर उसके बाद हमने विंडोज़ को डिस्कस किया और सबसे ज़्यादा विंडोज़ ही यूज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे। फिर उसके बाद हमने इसके कुछ फीचर्स देखे, ऐसे फीचर्स जो कि विंडोज़ में जो है वो न्यू ऐड किए गए लेटेस्ट वर्जन में। फिर उसके बाद मैक को डिस्कस किया जो कि एप्पल वालों ने डिज़ाइन किया हुआ है और अपनी डिवाइसेज़ में ये यूज़ करते हैं। इसी तरह से फिर यूनिक्स जो कि 1970 में क्रिएट किया गया और मोस्टली जो है वो सर्वर्स वगैरह को डील करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये यूज़ किया जाता था। फिर इसके बाद लिनक्स इसी की ही आप कह लें कि थोड़ी-सी चेंज्ड फॉर्म है यूनिक्स की। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि लिनक्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका हमें कोड भी पता है कि ये बना किस तरह के कोड से है और उस कोड को जो है वो फिर आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के तहत। और एंड पे फाइनली हमने देखा क्रोम ओएस में क्या था कि डिफरेंट किस्म के जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, वो इंस्टॉल करने पड़ते थे अपने लैपटॉप में। इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता क्योंकि इसका जितना भी डाटा है, वो सारे का सारा डाटा क्लाउड पे, इंटरनेट पे ही जो है वो वेब पे ही जो है वो स्टोर होता है और वहीं से ही इसको एक्सेस किया जाता है। आपका डाटा भी क्लाउड पे पड़ा होगा, मतलब वर्चुअली जो स्टोरेज होती है और इसी तरह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो वर्चुअल जो लोकेशंस हैं वहाँ पे पड़ा होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें कोई भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, तो वो आप इसको जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं
और यही बातें आपकी बुक में भी हैं। हो सकता है वहाँ पे टर्म्स थोड़ी-सी या कोई एक आधा सेंटेंस थोड़ा-सा डिफरेंट हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तकरीबन यही होगा। ये स्लाइड्स जो हैं वो मैं आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। अगर आपको फ़ील हो कि ये जो हमने पढ़ा है, यही आपने याद करना है तो आप स्लाइड से कर लें। अगर आपको बुक वाला ईज़ी लगता है, तो आप बुक वाला जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे।